हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत जो आपका सेकंड टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है, आज मैं आप लोगों को इनके बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो में आपके समझ में ये डिस्कस करूंगा कि यह सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो साथियों, अगर हम बात करें हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर कितने? तो मैंने क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। तो आप कहेंगे कौन कौन से? तो संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और थर्ड होता है आपका कंपाउंड। तो ये तो हो गई किसके आधार पर? स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 प्रकार के। अब ये 5 प्रकार आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और फंक्शन के आधार पर सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो साथियों, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बिल्कुल फुल नॉलेज मिल जाएगी। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए देखते हैं यह सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है। तो अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज की, तो इसका हिंदी अर्थ होगा वाक्यों का संश्लेषण। और साथियों, सिंथेसिस का जो अर्थ होता है वह होता है टू कंबाइन, यानी कि जोड़ना। तो इस चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें वाक्यों को जोड़ना है। अब यह सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी तक जो हमने बुक्स में पढ़ी है या हमारे गुरुजी ने हमें अभी तक जो पढ़ाया है, आप लोगों के समझ में लिखने जा रहा हूँ, ज़रा बताइएगा। यही पढ़े हैं ना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। हाँ या ना में आंसर दीजिए, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप कहेंगे जी सर, लेकिन गौर फरमाइएगा, मैं आपके समक्ष कुछ हिंदी में सेंटेंसेज पेश कर रहा हूँ और मुझे बताना ये वाक्य हैं या नहीं हैं। पहला वाक्य मैंने बोला, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। हंस क्यों रही हो भाई? क्या कहा मैंने? बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, जब हम बच्चे को ही उबाल देंगे तो दूध किसे पिलाएंगे? लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसमें शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका सार्थक अर्थ नहीं है। अर्थ तो है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं है, और जहाँ अर्थ नहीं होगा वहाँ अनर्थ होगा, और अनर्थ होगा तो वह वाक्य नहीं होगा। एक और सेंटेंस मैंने आपके समक्ष बोला, मुझे काटकर आम खिलाओ। मुझे काटकर आम खिलाओ। तो आप कहेंगे सर आपको ही काट देंगे तो हम आम किसे खिलाएंगे? तो कहने का मतलब है इसका अर्थ तो है लेकिन अनर्थ है। शब्दों का समूह है लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है, अर्थात यह हमारा वाक्य नहीं है। एक और सेंटेंस, आप हमारे घर आए और मैंने
अपने घर वालों से कहा कि मेहमान को प्लेट में रखकर भोजन दो। क्या कहा? मेहमान को प्लेट में रखकर भोजन दो। तो आप हंसेंगे सर, हम ही को प्लेट में रख देंगे तो भोजन के हाथों में देंगे? बिल्कुल। एक और सेंटेंस मैंने कहा, रवि के कुंवारे पिताजी ने एक लड़की देखी। आप कहेंगे सर रवि के पिताजी कुंवारे थे तो रवि कहाँ से आया? तो ये डेफिनेशन आपकी अधूरी है, मैं ये समझाना चाह रहा था। तो पूरी क्या होगी? तो आप लिखेंगे एंड करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि एक शब्दों की सही व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होगी। तो पूरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस एंड करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। शब्दों का आपका सही क्रम होना चाहिए। और सही क्रम में कैसे रखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब क्लियर होगी डेफिनेशन? बिल्कुल। तो लास्ट वाले सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? रवि के, यानी कि रवि के पिताजी ने एक कुंवारी लड़की देखी। प्लेट में रखकर मेहमान को भोजन दो। दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ। आम काटकर मुझे खिलाओ। क्लियर? अब देखते हैं ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? तो अब आसानी से बना सकते हैं आप। आ प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है इन विच, जिसमें टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को आर कंबाइंड जोड़ा जाता है टू मेक अ न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि एक नया साधारण मिश्रित या फिर संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। और यही प्रक्रिया आपकी वाक्यों का संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ तक कि आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें आपका आया है कि यह सिंपल सेंटेंस। तो आइए, सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ सेंटेंस विद ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वही कहलाएगा हमारा क्या? साधारण वाक्य। अब आप कहेंगे सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो आइए, ये फाइनाइट वर्ब की भी डेफिनेशन मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं, अ वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब आपको कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, तो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, अब पर्सन तीन होते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो सब्जेक्ट का पर्सन है उसके अनुसार या फिर नंबर के अनुसार। अब नंबर दो होते हैं आपका, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। इनके अनुसार बदल जाए या फिर हम कहें टेंस के अनुसार बदल जाए। अब टेंस आप जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके अनुसार बदल जाए, वही क्या कहलाएगी? आपकी फाइनाइट वर्ब। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम पर्सन की बात करते हैं, ठीक है भाई? पर्सन की बात करते हैं। मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ आपका क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ता हूँ ये लिखा हुआ है ना, लेकिन हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही लिख दें तो हम क्या लिखेंगे? हम पढ़ते हैं। क्या कहेंगे? हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे तो आपकी जो क्रिया है ये पढ़ना, वो परिवर्तित हो चुकी है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार। क्योंकि यहाँ देखें तो पढ़ता है और यहाँ देखें तो पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने कहा वह पढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे सर? ही रीड्स। ही रीड्स, क्योंकि एक वचन के अनुसार आपने क्या लगाया? एस। अगर मैंने थर्ड पर्सन प्लूरल कहा वे पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दे रीड। तो यह जो परिवर्तित हो चुकी है, यह जो बदल चुकी है, यही कहलाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगी साथियों? फाइनाइट वर्ब। तो बदल जाए तो उसे तो बेवफा कहते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है? यानी कि वो बेवफा नहीं, हम ही गरीब थे, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो पर्सन के अनुसार भी बदल देंगे, अब नंबर के अनुसार भी बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। मैंने कहा अ बॉय इज रीडिंग। क्या कहा मैंने? अ बॉय इज रीडिंग। तो अ बॉय के अकॉर्डिंग आपने किसका प्रयोग किया? एज का। लेकिन आप लिख दें टू बॉयज़। क्या लिख दें? टू बॉयज़।
तो बताओगे आप इज लिखेंगे या आर, तो आप कहेंगे सर जो सब्जेक्ट का नंबर है वो प्लूरल हो गया है तो इसीलिए हमें लिखना होगा आर रीडिंग। तो इज से आर हो गया तो यही आपकी क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। अब टेंस के अनुसार अगर बदलना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, अ बॉय वॉज रीडिंग। तो देखा आपने बी वर्ब आपकी पास्ट में पहुंच गई है तो यही कहलाएगी आपकी क्या, फाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने वो गाना भी सुना होगा, शादी में ज़रूर ज़रूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन आप आगे कहेंगे मैं उठा लाया तेरे घर से तवा, अब तू रोटी काय पर सेकेगी। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे सर, जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो वही क्या कहलाएगी हमारी सिंपल सेंटेंस। और ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर, ठीक है, इसके अनुसार बदल जाए या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए वही फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन लिखा है, वह खेलता है तो आप कहेंगे ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अगर वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट। तो ये आपके जो नंबर सब्जेक्ट का पर्सन है उसके अनुसार ये बदल चुकी है, प्लेज क्या हो गई है, प्ले, तो यही कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। अब अगर आप टेंस ही चेंज कर दें, वह खेला, अभी तो खेलता है, अब आपने कहा वह खेला तो आपका चेंज हो गया ना खेला, तो ऐसे ही आप बना देंगे ही प्लेड, तो ये आपकी बदल चुकी है, इसीलिए इसे कहेंगे हम क्या, फाइनाइट वर्ब। तो ये 4 प्रकार की होती हैं फाइनाइट वर्ब, आप ये देख सकते हैं। ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक, लिंकिंग, और एक्जुलरी। एक्जुलरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी आप जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है। मॉडल्स की बात करें तो बिल, सेल, कैन, कोड, बोर्ड, सोड, ठीक है, ये आप जानते होंगे। उसके बाद इसके अपोजिट एक और होती है इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसकी डेफिनेशन आप केवल यह लिख देंगे, अ वर्ब विच डज नॉट चेंज। तो आप क्या कहेंगे, अ वर्ब विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर या टेंस के अनुसार ना बदले उसे हम क्या कहेंगे, अरेंज मैरिज। ये तो 90 के दशक में होती थी, यानी कि यही कहलाएगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि मैं यहाँ आपके समझ हिंदी में लिखूँगा, अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कहा वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है। अब मैंने थर्ड पर्सन आपके समझ लिखा प्लूरल, वे पढ़ने जाते हैं। अब चलिए हम इसे पास्ट में भी लिख लेते हैं, तो आप क्या कहोगे, वह पढ़ने गया, वह पढ़ने गया। तो आप कहेंगे सर इसमें दो वर्ब दी हैं, दो वर्ब दी हैं, एक पढ़ना है और दूसरा जाना। तो आप यहाँ देखेंगे वह आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, तो आप कहेंगे यहाँ जाता लिखा हुआ है, और जैसे ही आपने थर्ड पर्सन प्लूरल किया तो क्या हो गया, वे, तो इसके अकॉर्डिंग जाता नहीं बल्कि क्या हो गए, जाते, तो यह परिवर्तित हुई। उसके बाद आपने पास्ट में लेके गए तो वह पढ़ने गया, जाता से क्या हो गया, गया, तो ये पूरी की पूरी जो परिवर्तित हुई है यही कहलाएगी हमारी क्या, फाइनाइट वर्ब। लेकिन पढ़ने पर कोई भी असर नहीं पड़ा है तो यही कहलाएगी आपकी नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। ये देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कहेंगे वह खेलने, यानी कि वह खेलना चाहता है, वह खेलना चाहता है, तो आप कैसे लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो इसमें आप देखेंगे 2 क्रिया हैं, एक है वॉन्ट्स और दूसरी है प्ले। अब आप चाहें तो यहाँ दे लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वॉन्ट हो जाएगा, लेकिन टू प्ले का टू प्ले रहेगा, तो इसीलिए ये तो चेंज हो गई, ये फाइनाइट कहलाएगी, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यही कहलाएगी आपकी नॉन फाइनाइट। हमने टेंस चेंज कर दिया, वह खेलना चाहता था, तो आप क्या कहेंगे, ही वॉन्टेड टू प्ले। तो हिंदी से भी समझ सकते हैं आप चाहें तो इसे इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। जैसे और भी मैं आपके समझ सेंटेंस लिखना चाहूँगा, यानी कि वह से छोड़िए, मैंने कहा रेखा नाचना चाहती है, नाचना चाहती है।
तो अब यहाँ देखिए आपका क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कैसे कहेंगे, रेखा वॉन्ट्स टू डांस। मैंने कहा लड़कियां नाचना चाहती हैं, तो चेंज हो गया ना, रेखा चाहती है और वहाँ क्या हो गया, लड़कियां नाचना चाहती हैं, चेंज हुई ना। तो द गर्ल्स वॉन्ट टू डांस। अगर पास्ट में आप ले जाएंगे, रेखा नाचना चाहती थी, तो चाहता से क्या हो गई, चाहती थी, तो रेखा वॉन्टेड टू डांस। ठीक है, अब इसकी बात करें आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो ये तीन होती हैं। पहली होती है पार्टिसिपल, दूसरी होती है इन्फिनेटिव और तीसरी होती है आपकी जीरंड। फाइनाइट कितनी होती थी, तो आप कहेंगे सर चार। कौन कौन सी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। और नॉन फाइनाइट होती हैं हमारी तीन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड। अब देखते हैं यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है साथियों, मिश्रित वाक्य। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोग होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं, यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कह देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि यह निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। जैसे मैंने एक हिंदी में आपके सामने सेंटेंस बोला, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर मैं इतना ही कहकर छोड़ दूँ, यदि तुम यहाँ आओगे, तो क्या इसका पूरा अर्थ है, आप कहेंगे नहीं। तो यदि, तो यह आपका क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पूरा अर्थ दे रहा है, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। आइए एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसकी एक और डेफिनेशन है, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। मैंने लिखा आई नो, मैं जानता हूँ, तो पूरा अर्थ है ये, तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो जुड़ा है ना दैट से, यह कंजंक्शन से जो जुड़ा है, यही कहलाएगा आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि वह एक अच्छा छात्र है। अगर हम इतना ही कह के छोड़ दें कि वह एक अच्छा छात्र है, तो पूरा अर्थ है, आप कहेंगे नहीं सर। तो मैं जानता हूँ, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है कि वह एक अच्छा छात्र है, यही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंड है किस पर, आई नो, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इतना ही कहकर रुकिए, यदि तुम मेरे पास आओगे, तो क्या पूरा अर्थ है इसका, आप कहेंगे सर नहीं, नहीं है, तो यही आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरा अर्थ दे रहा है, तो यही कहलाएगा अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि यह प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो अ क्लॉज विच इज एबल टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ एनी अदर क्लॉज इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि एक ऐसा क्लॉज या एक ऐसा उपवाक्य जो बिना किसी दूसरे वाक्य का सहारा लिए बिना अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ होता है, उसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि उपप्रधान वाक्य। क्या कहते हैं, प्रधान वाक्य। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ये आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, यहाँ आई विल हेल्प यू, ये भी आपका पूरा अर्थ देने में समर्थ है, किसी पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अ क्लॉज विच इज नॉट एबल टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ एनी अदर क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वह होता है जो बिना किसी दूसरे क्लॉज की मदद लिए बिना अपना अर्थ पूरा देने में असमर्थ होता है। अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ देने में असमर्थ होता है। ये बात करें इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, अर्थ तो है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है, इसीलिए ये कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसने पूरा अर्थ दिया तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। बात क्लियर है, आगे देखिएगा। ये एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इफ़ यू कम टू मी, ये तो हो गया, शायद मैंने वहीं लिख दिया था वो। आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्बिनेशन होता है
एक प्रिंसिपल क्लॉज का और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, अ सेंटेंस विच कंटेंस टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि आत्मनिर्भर। डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें साथियों, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, तो उन्हें तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? तो ये फॉर्मूला होता है फैन वॉइस। क्या होता है? फैन वॉइस। जैसे कहते हैं ना, वो तो धोनी सर के फ़ैन हैं, वो कहता है मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, हम आरसीबी के फ़ैन हैं, हम सीएसके के फ़ैन हैं। तो फैन सब होते हैं, आप लोगों को कूलर और एसी बनने की आवश्यकता है, अर्थात अपनी ज़िंदगी अपने आप से ही आपको सेट करनी है। तो यहाँ फैन वॉइस आप याद रखेंगे तो एफ का मतलब होता है फॉर, यानी कि क्योंकि। ए का मतलब होता है एंड या एज वेल एज। एन का मतलब होता है वैसे नॉर, लेकिन आप नाइदर नॉर कह सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो कह सकते हैं। बी का मतलब होता है बट। ओ का मतलब होता है अदरवाइज, और भी आप कह सकते हैं। वाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब होता है स्टिल। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आइदर हो गया, ठीक है, व्हाइल हो गया। तो इन सभी को मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मोस्टली कंजंक्शंस को आप इसी फॉर्मूला से कवर कर सकते हैं। फैन वॉइस, एफ फॉर फोर, ए फॉर एप्पल, अरे नहीं, एज वेल एज या एंड। एन पर नॉर होता है, लेकिन नाइदर नॉर आप कह सकते हैं, और नॉट ओनली बट आल्सो कह सकते हैं। बी पर बट कह सकते हैं, ओ पर और या अदरवाइज, वाई पर यट, और एस पर स्टिल। अब देखिए, ये मैंने लिखे हुए हैं आपके समझ। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ से लेकर ही इज पुअर तक पहला क्लॉज है, और बट ही इज ऑनेस्ट तक दूसरा क्लॉज है। तो देखा जाए, वह गरीब है पूरा अर्थ है, लेकिन वह ईमानदार है पूरा अर्थ है। लेकिन साथियों, जो दूसरा है बट से जो कंजंक्शन से जुड़ा है, इसीलिए यह आपका कहलाएगा क्या? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक और देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है, बट हिज ब्रदर इज फुलिश, लेकिन उसका भाई मूर्ख है। तो ही इज इंटेलिजेंट पूरा अर्थ दे रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। बट हिज ब्रदर हिज फुलिश, लेकिन उसका भाई मूर्ख है, पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन यह बट कंजंक्शन से जुड़ा है, इसीलिए यह आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो यही थी कहानी आज की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, और वह फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार चेंज हो जाए, या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाए। और दूसरी बात हमने पढ़ी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के पर्सन अथवा नंबर के अनुसार तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। और ये 3 बताई हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड जीरंड। उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका? एक प्रिंसिपल क्लॉज का और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। उन्हें बाद में देखेंगे हम। तो साथियों, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने देखा कि यह कॉम्बिनेशन होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, और ये दोनों जो क्लॉज होते हैं वे अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, और इसका अधिकांशतः जो कंजंक्शन है फैन वॉइस नामक इस फॉर्मूला से याद किए जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।